के मेन पार्ट क्या होते हैं? हाँ हाँ ठीक है, और किसी किसी में सेल वॉल होती है और बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सो मेन पार्ट्स ऑफ सेल क्या हैं? 4 हुए कि नहीं? सो मेन पार्ट्स ऑफ सेल आर, तो न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, थर्ड दैट इज सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई। तो सर एनिमल अब किसी में हो सकती है, नहीं हो सकती है। और चौथी चीज है कि दैट इज साइटोप्लाज्म। ये तो सब में होता ही है, किसी किसी में न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस ना होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोइड। तो वो किसमें होगा? दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल में। और बाकी में न्यूक्लियस होगा, जिसमें वेल डिफाइंड होगा तो न्यूक्लियस बोलेंगे। एंड व्हाट डज इट मीन बाय सेल ऑर्गेनल्स? सो दैट इज टाइनी ऑर्गन्स, tiny organs present inside cell, ठीक है, are called cell organelles. So different cell organelles perform different types of functions. Different cell organelles perform different types of functions. For example, that is endoplasmic reticulum, Golgi bodies या Golgi apparatus, Golgi apparatus, mitochondria, then plastids. इसके बाद प्लास्टिड के 2 टाइप्स क्या हैं श्रेया? बोलो अमन। सही, मैं बोल रहा था कि श्रेया पढ़ती नहीं। देखो आज वेरीफाई हुआ कि नहीं? ये कई दिनों से किताब नहीं उठाई, तो कॉपी चेक करने मुझे पता चल जाता है। ये 1 हफ्ते से कई बार लगभग नहीं पढ़ी है। प्लास्टिड्स, अगले 2 बताओ सेल ऑर्गेनल्स। हाँ वो कॉपी देख रही है। हाँ बोलो कनिष्का, बोलो। राइबोसोम और लाइज, बोलो लाइजोसोम, लाइजो, और बोलो सेंट्रियोसोम, ठीक है। सेंट्रियोल बोलिए, सेंट्रियोल, वैक्यूल, फ्लैजिला अलग चीज है, फ्लैजिला बाहर की चीज है, सेल के अंदर क्या है? वैक्यूल। समझ आ रही बात की नहीं? तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। ओके, तो ध्यान देना, अभी से आपसे बहुत कुछ क्वेश्चन हमें पूछते हैं। न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस के बारे में आप देखो। न्यूक्लियस किसी भी सेल में, ये सेल है, सेल की जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो खुद ही डबल लेयर होती है। समझ में आई? और उससे चीज़ों का एक्सचेंज होता है। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी डबल लेयर है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। ये खुद भी एक प्राइम सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कोई भी मेम्ब्रेन होगी अमन, वो किस चीज की बनी होगी? सही है, तो ये भी उसी की बनी है। कोई भी मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? दैट इज प्रोटीन
प्लस लिपिड्स। और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का चंदन दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आई? सो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। अच्छा, अगर मान लीजिए कि दो तरीके के यूकैरियोटिक सेल हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो प्लांट सेल हो सकते हैं या एनिमल सेल हो सकते हैं। तो मेनली जो सेल हैं वो दो तरीके के हैं, एक प्रोकैरियोटिक है, दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी दो डिवीजन है। तो यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, मान लीजिए प्लांट सेल हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है? एनिमल सेल हो सकती है। क्या प्लांट अपना खुद खाना बनाते हैं? अच्छा, एक और भी होती है, वो फंगी कहलाती है। क्या कहलाएगी? मतलब वो सड़ी गली चीजें, सड़ी लकड़ी पे नहीं उगाते मशरूम, वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, बट वो सड़ी चीजें वो हिल डुल नहीं सकते, वो प्लांट नहीं माने जा सकते ना, क्योंकि वो तो अपना खाना नहीं बनाते हैं। तो फंगी है, फंगी में भी सेल वॉल होगी। फंगी में भी क्या होगी? देख लो, फंगी ऐसे ईस्ट होगा या कोई भी फंगस होगा। कभी आपने मशरूम को तोड़ के देखा है? तो मशरूम जब तोड़ेंगे तो ये टक से टूट जाएगा, टूटा नहीं है? टूटा। हाँ, और ये देखो ऐसे होता है कि नहीं मशरूम? तो इसमें भी सेल वॉल होती है। इसमें छोटे छोटे अगर आप अंदर जाके देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी। समझ में आ गई बात? तो यानी इस कंटेन सेल वॉल, लेकिन एनिमल में सेल वॉल है। जरा ऐसे करके देखो, टूट रहा है हाथ क्या? तो नो सेल वॉल। समझ में आ गई बात? मल्टी सेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यहाँ देखो, तो ये प्लांट है, प्लांट की इसको ऐसे बना लेना, ये सेल वॉल है। तो ये बीच में भी लाना मिडिल लमेला, यानी जहाँ दो सेल वॉल मिलती है उसको लमेला कहते हैं। तो ये ऐसे मिला देना। अच्छा, अब ये जब सेल बन गया, आपको प्लांट सेल तो हमने दिखा दिया ना सबको, तो इसके अंदर अब एक क्या बनाओ? दिव्या, इसका क्या नाम है? बोलो। बिल्कुल सही बोला आपने। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसमें जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में, बोलो वो सेंट्रली लोकेटेड है दिव्या या साइड वाइज लोकेटेड? यही बस बताना था। तो इसमें यहाँ न्यूक्लियस है, और जबकि वहाँ क्या है? एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड। सो इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन एनिमल सेल एंड साइड वाइज लोकेटेड इन प्लांट सेल। समझ आ गई बात? देखो, इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन एनिमल सेल, यहाँ सेंटर में है, देख लो न्यूक्लियस, और यहाँ भी है न्यूक्लियस। इसमें भी डबल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड है, वेल डिफाइंड डबल बाउंड। तो अब इसमें देखो, उसमें साइड वाइज था, और एनिमल में क्या सेंटर में? चेक करो जरा। यस सर। क्या इसमें सेंटर में है न्यूक्लियस? और इसमें देखिए जरा, क्या इसमें साइड वाइज है? देखो, साइड वाइज लोकेटेड है। तो एक में सेंट्रली लोकेटेड और एक में साइड वाइज है कि नहीं? ये देखो, सेंट्रली लोकेटेड इन एनिमल सेल एंड साइड वाइज लोकेटेड इन प्लांट सेल। अच्छा, न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में क्या होगा? एंड इट ट्रांसफर्स इट्स स्ट्रक्चर और कोड, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रोटीन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टीज है, टू नेक्स्ट जनरेशन। उसी के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है। नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो कुत्ते का बच्चा बिल्ली हो जाए, बिल्ली का बच्चा चूहा हो जाए। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या है कि जिसका जो बच्चा होगा वही होगा। इट इज़ ड्यू टू जीन। जैसे हम कहते हैं हमारे फादर का जीन हम में है, हमसे लड़के दिखाओ, इसका मतलब क्या? उन्हीं से तो हमें जीन आया है। एंड इट इज़ ड्यू टू डीएनए। तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो क्या चीज़ होगी? न्यूक्लियस कंटेन्स
जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए। किस फॉर्म में रहेगा? DNA. जैसे इसकी जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे धागे ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, तो ऐसे दिखाया गया था कि नहीं न्यूक्लियस। तो लेट अस सी इट अगेन कि ये क्या चीज है, डीएनए क्या चीज है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल। लेट अस सी इट। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो The tract is lined with cells that have cilia. ये देखो, These are microscopic hair-like यहाँ पर projections देखो that ये can क्या चीज move in दिख रही है। waves. यहाँ देखो इसके अंदर The nucleus contains न्यूक्लियस के अंदर चलेगा। or ये क्या है genetic बोलो? material. DNA. DNA dictates. सो न्यूक्लियस के अंदर गए ना, तो इसी के अंदर ये है। अभी वो गया था कि नहीं अंदर? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो कोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अंदर से गया तो क्या मिला उसको? DNA. ये इतना लंबा है, इतना लंबा है कि अगर पूरा खोल दो 3.5 कि धरती के 6000 चक्कर लग सकते। अब जरा देखो ना, तो इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए। यही जेनेटिक मटेरियल है। यानी डीएनए क्या है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। क्या इसमें दो धागे हैं? मान लो अगर तुम ये करो कि ऐसे हेलीकॉप्टर से दो रस्सी लटका दो, और दो रस्सी आप लटका दें हेलीकॉप्टर से, और उसमें छोटे छोटे ऐसे डंडी बांध दें लकड़ी, और फिर मोड़ दें जैसे जिससे सैनिक उतरते हैं, तो क्या यही बन जाए? यही चीज ना बन जाए? समझ में आ गई कि नहीं? तो उसी को आप मोड़ दो, डबल। और इस चीज को क्या कहते हैं? इस तरीके की स्प्रिंग जो आपके पेन में होती है, ये भी बताने हेलिकल। तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। स्प्रिंग का कैसा स्ट्रक्चर होता है? आगे भी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या लिखें कि डीएनए क्या है बोलो? structure हाँ, and it is in the form ओके। सो helical form. देखिए डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही जेनेटिक मटेरियल है। और ठीक है, इट इज डीएनए। सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड। इसमें दो धागे हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो एक ऐसे है, अब जैसे ऐसे मैंने मोड़ के बना दिया, तो वास्तव में इसी को अगर आप ट्विस्ट करें, तो ट्विस्ट कर दो तो फिर यही चीज आ जाएगी कि नहीं? फिर ऐसे इसमें बहुत सारी सीढ़ी टाइप आ जाएगी। तो ये डीएनए है। अगर इसका जो बहुत लंबा स्ट्रैंड है उसे क्या कहेंगे हम? देखो बुक देख के बोल रहे हैं, ऐसे कैसे इनको मालूम है क्रोमाटिन? या फिर वो पेज देखा होगा, बुक बंद है, बड़ी बात है। देखो है ना, तो आपने देखा कि ये जो तेज बच्चे होते हैं उस पहले से पहले पढ़ के आगे से हम लोगों को अमन से शिक्षा लेनी चाहिए कि इट हैज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। उसे क्या कहते हैं? क्रोमाटिन थ्रेड। उसे क्या कहेंगे जो लंबा थ्रेड वहाँ बना है? या वीडियो में दिखाया गया होगा। इनको कैसे पता चल गया? पहले सुन लिया, मतलब लर्निंग इज लिसनिंग, ये इन्हें पता चल गया। अच्छा, सो इट्स लॉन्ग स्ट्रैंड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? जो वो नहीं पा रहे हैं, इससे क्या पता चलता है कि अपना ज्ञान ही किसी को देना नहीं चाहता? आप बोलो। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दैट इज, ये डी हो गया। ऑक्सी बोला करो, आपने डी बोला था, डीएनए। ठीक है,
सो इट्स लॉन्ग थ्रेड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? उलझे हुए धागों को क्या कहेंगे? ये सब उलझे हैं, इसके अंदर उलझे पड़े हैं, ऐसे जैसे ऊन का गोला नहीं उलझ गया हो वो। सो इट्स लॉन्ग थ्रेड इज कॉल्ड क्रोमाटिन। इसको क्रोमाटिन, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि लास्ट हमें मियोसिस एंड माइटोसिस भी समझनी है इसी चैप्टर के एंड में, तो इसलिए ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस। तो इसके लॉन्ग थ्रेड को क्या कहते हैं, और इसी के बेसिस पे यहाँ बाइफर्केशन भी है कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक्स है, और जिसमें ये है तो उसको यूकैरियोटिक है। अब ये देखो, इस कॉल्ड क्रोमाटिन। अब हम आगे दिखाएंगे, यही क्रोमाटिन, ये जैसे लंबा धागा है, इसको क्या कहेंगे? तो देख लीजिए, ये ऐसे है, समझ में आ गई बात? अच्छा, मान लीजिए ये तो हमें मालूम है डीएनए का स्ट्रक्चर है, और यही अगर कंडेंस हो जाए तो क्या हो जाए बताइए? दैट इज क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। ये देखो ऐसे, और ये क्रोमोसोम बन जाएगा। यहीं पर ये थ्रेड है, जो ऐसे बढ़ेगा तो ये ऐसे थ्रेड है, ठीक है। और वहाँ पर भी डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और कहीं पर भी बना होगा, तो अभी हम इसमें दिखा रहे हैं। नाउ हाउ द डीएनए गेट कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये देखो, तो यहाँ पर पहले देखो, It's what the cell is going to do देखिए ध्यान and दीजिएगा, how it's going to ये do it. क्रोमाटिन है, कहीं दिखा है Chromatin क्रोमाटिन? is the tangled, Yes, sir. spread out form of DNA अच्छा, found ये inside nucleus the के अंदर है nuclear अभी। membrane. अब देखो, क्या ये एक साथ When a cell is कंडेंस हो रहा ready है to क्या? divide, DNA condenses into structures अब ये known क्या बन गया? as chromosomes. ये देखो, क्या ये क्रोमोसोम बन गया? अच्छा, क्रोमोसोम में ये दो क्रोमोसोम है, एक्स शेप है, एक ये जो है, इनको क्या कहेंगे? क्योंकि यही जानकारी अब इस समय हमारे पास बचे। बोलो, देखो ये कितना अच्छा बोले, ये क्रोमाटिड है सर, और सेंट्रोमियर से बंधा हुआ। बहुत बड़ी बात है ना, ही देखो कितना बता रहे हैं हम लोग। वी आर थैंकफुल टू मैम। ये अच्छा बताओ, ये जो छोटे छोटे ये पीस हैं वो क्या है? यही ठीक बता रहे। बोले सर मतलब ये छोटी छोटी चीजें इन्हें जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? डीएनए कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम बन गया, एंड क्रोमोसोम में क्या होंगे? कंटेंस, एक क्रोमोसोम में ही 1000 जीन होंगे। जैसे कहेंगे हमारे नाक को एक जीन डिसाइड करेगा, हमारे आइरिस का कलर क्या है उसको दूसरा का कॉन्वेक्स है दूसरा, हमारी पूरी बॉडी के शेप को 50,000 जीन डिसाइड करते हैं। और बोलो एक सेल में कितने क्रोमोसोम है ह्यूमन में? 23 पेयर, यानी एक क्रोमोसोम आपको मिला, ये देखो एक माँ से मिला और एक क्या मिला? फादर से। ये दूसरा छोटा क्रोमोसोम हो सकता है। तो ऐसे कितने पेयर हैं? ये सब एक साथ रहते हैं। जब इनको डिवाइड होना होता है तब ये डबल होते हैं, फिर अभी टूट जाएंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? आधा आधा चला जाएगा, आधा एक सेल में, इधर 2 सेल बन जाएंगे। ये अभी डिवाइड होने वाला है। ये क्या होने वाला है? तो अब ये टूटने वाला है, वरना क्रोमोसोम सिंगल थ्रेड होता है। समझ में आ गई बात? तो डिवाइड होगा तो एक सेल, और नहीं तो सिंगल। जैसे मैंने एक एक बनाया कि नहीं, तो ऐसे हमारी बॉडी में ये तो सिर्फ न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने पेयर होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और एक क्रोमोसोम में कितना जीन होगा? 1000 या उसके 1100-1200 जीन होंगे। तो एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन वन फीचर विद इन अस, जो हमारे अंदर एक फीचर दे, उसको क्या कहेंगे? वन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड जीन। तो अगर तुम वैसे ऊन है, इसको खोलते जाओ तो ऐसा बनेगा, अब बहुत इतना लंबा हो जाएगा कि खर्ची नहीं होगा, तुम धरती लपेट लो, इतना लंबा। तो अब इसमें जब खोलते जाओगे तो क्या ये खुद जीन जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नहीं है? अच्छा, अब देखेंगे तो ये ह्यूमन सेल है, और ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, जिसमें से 23 क्रोमोसोम हमें फादर से मिले हैं, और 23 क्रोमोसोम जैसे हमने थोड़े दिनों पहले ओवम देखा था और एक क्या देखा था?
स्पर्म। तो स्पर्म फादर का है, वो भी एक सेल है, ये भी सेल है। तो जब ये फ्यूज हुआ तो दोनों के क्या 23 और 23 क्रोमोसोम मिल गए, और वो मिलने के फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बना, और वो मिल करके 23 पेयर बन गए। इनके पास 23 मदर के पास थे, इनके पास जब मिल गए तो कितने बन गए 23, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, चींटी में 80 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हाथी में 13 है। बोलो बैक्टीरिया में कितने हैं? One. सिंगल क्रोमोसोम। Single Difference? कहाँ से देखा? सर आपने बताया था, हर चीज ये जाना सर बताया तो है कि नहीं? तो सर बताया मैंने। हाँ, सो अब हम देखेंगे लॉन्ग थ्रेड। व्हेन क्रोमाटिन गेट कंडेंस तो क्या होता होगा? क्रोमाटिन कंडेंस क्रोमोसोम बन जाता है। हाँ, सो क्रोमाटिन जैसे वहां बन गया है, सो क्रोमाटिन थ्रेड, इसे थ्रेड कहिए, गेट कंडेंस्ड, इट फॉर्म्स, इससे क्या बनेगा? क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम कंटेन्स मैनी जीन्स। क्रोमोसोम में क्या होगा? ए नंबर ऑफ जीन्स। सो क्रोमोसोम कंटेन्स ए नंबर ऑफ जीन्स। दिव्या, जीन क्या होता है? जीन इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइंस वन करेक्टर इन अस, या वो मेरी आंखों का कलर डिसाइड करे, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। सो ये क्या है बोलो? जीन इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे यहाँ दिखाई दे, वहां भी देख रहे नहीं, ऐसे अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। जीन इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्या करता है बताइए? Which determine one character। करेक्टर को फीचर भी कह सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए वही लिखे हैं। करेक्टर इन अस, हमारे अंदर एक करेक्टर को जो डिटरमाइन करे उसको कहते हैं। तो अब ये जो डीएनए है, देख लो, तो डीएनए जब ये खुलता है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का कोड है। यहाँ देख लीजिए, जो डीएनए है ऐसा होगा, डबल स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये देखो, ये जो ब्राउन कलर है, तो ब्राउन शुगर देखिए, ये देखो ब्राउन कलर का नाम बताओ चंदन। ब्राउन शुगर, ये देखो, बोला इन्होंने कि ये शुगर है। और ये फिर येलो क्या है? ये बताएं, फॉस्फेट। ये शुगर हुआ, ये फॉस्फेट हुआ। और ये जो दो डीएनए को जो जोड़ता है, ये दोनों क्या है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 बेसेस हैं। इन्हीं से अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। आप इधर उधर मत करो, फिर समझ नहीं पाओगे। छोड़ दो, कहीं गिरा दो उसको। हाँ, आपको क्या लेना देना? उठा रहे हो, रख रहे हो, इधर उधर कर रहे हो। कौन कौन से 4 बेस बताए? याद नहीं तो फिर इधर ध्यान दीजिए आप। वो बता रहा है, आप उस हरे के चक्कर में पड़े। हाँ, आप देख के बोलिए ना, नीचे लिखा है इसमें। एडेनिन, जो रेड कलर का है थाइमिन, शुगर, और जो इस तरीके का है पिंक कलर का थाइमिन, ये रेड का साइटोसिन और गुआनिन, और शुगर और फॉस्फेट। बोलो, बात समझ में आई? तो इनमें 4 बेसेस हैं। अब ये क्या होगा कि जब ये खुलता है, नाउ लेट अस सी अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, तो ये बेस आके जुड़ जाते हैं। फिर से देखिए कि किस तरीके से, ये सबसे मेन पार्ट है। ये चैप्टर इसीलिए बना है क्योंकि लास्ट वहीं पे होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन से बेस हैं। मोड़ने की अलग बात, हम सीधा सीधा दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में मान लीजिए एक बेस है, तो एडेनिन है,
एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? दैट इज थाइमिन। ये देखो, तो थाइमिन इसके अंदर जैसे चाबी में ताला नहीं लॉक हो जाता है, तो एडेनिन है और ये क्या है? थाइमिन। और इसी तरीके से एक साइटोसिन होगा, ये ऐसे होगा। तो साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? वो गुआनिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो 4 चीजें आपको बताई गई। एडेनिन, चलिए, सो ये देखो, तो ये क्या हो गया? दैट इज गुआनिन। अच्छा, ये चारों क्या हैं? इसमें लिख लें तो डीएनए, ये डीएनए की क्या है बोलो? बैकबोन। ये क्या चीज है? बहुत आसान चीजें बता रहा हूं। तो ये किससे मिलके बनी है? एक तो शुगर है, शुगर जानते हो, ग्लूकोज जानते हो, और एक है फॉस्फेट। फॉस्फेट एंड आपके अगले पेज में आने वाला है, तो हम आपको बता दे रहे हैं उसका फार्मूला क्या। पेज नंबर निकालो, पेज नंबर पुरानी बुक में 37 पेज है। पुरानी बुक है किसी के पास? 37 पेज है, नहीं है? दैट इज टेबल 3.6, ये वाली टेबल ये निकली, उसका सबसे लास्ट पढ़ो। क्या फॉस्फेट लिखा है? यही है फॉस्फेट, देख लिया ना? तो ये चीज है। तो बोलो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, धागा किसका बना है? शुगर प्लस फॉस्फेट। अभी हम लोग एटीपी और एडीपी भी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ भी फॉस्फेट आएगा। यानी मुख्य चीज इसमें फास्फोरस होती है, दैट इज फॉस्फेट। तो फॉस्फेट। बताओ श्रेया, जो डीएनए का बैकबोन है वो किससे मिलके बना है? शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट। फॉस्फेट में पी से फास्फोरस हुआ, O से ऑक्सीजन हुआ, 4 ऑक्सीजन है और 3 चार्ज है। सही है? हाँ, 3 निगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, 4 इसमें बेस है। डीएनए किससे मिलके बना है? 4 बेस। मान लो A है, C है, फिर यहाँ T आ जाए, तो T का क्या, ये इस तरीके का शेप होता है, ऐसा। तो बोलो T के साथ यहाँ फिर क्या लॉक होगा? कोई भी चीज कहीं जा सकती। मान लो T इधर जुड़ गया तो उधर क्या आ जाएगा? इधर देखिए, so DNA is made of, क्या होगा? शुगर एंड फॉस्फेट, एंड 2 strands are linked with 4 bases। ये तो शुगर एंड फॉस्फेट का बना है। DNA बैकबोन, इसको क्या कहेंगे? बैकबोन, क्योंकि इसी पे तो सारे लगे रहेंगे। DNA बैकबोन, याद ना रहे तो स्ट्रैंड लिख देना। इज मेड ऑफ शुगर, और किसका बना है? फॉस्फेट, एंड इट हैज 4 काइंड्स ऑफ बेस। कौन कौन से हैं? इट हैज, देख लो, इससे नाम भी याद हो जाएगा। इसका नाम पढ़ो, नीचे 4 लिखें, मतलब ब्लू से पिंक हमेशा लगा हुआ, इसमें 4 अलग-अलग है। तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, पीछे भी दे दो। तो यही 4 बेस हैं। सो इट हैज 4 बेसेस। कौन कौन से बेसेस हैं? 4 बेसेस। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, और चौथा क्या है? साइटोसिन। इतनी बात समझ आ गई? तो इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब जरा देखो कि ना, हम देखेंगे कि इससे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। ये कुछ जो आने वाला है वो हम बता देंगे, अभी नहीं आएगा। अभी तो आपका यहीं तक आ जाएगा, यहाँ तक बस, ये नहीं आएगा, ठीक है। बट लेकिन आगे हमें मियोसिस और माइटोसिस के लिए लास्ट पेज में चाहिए। अब देखो, सो कुछ और वीडियो देखो इसी चीज को समझने के लिए। Coiling of DNA to form chromosome।
Didn't hear that. Tap. Didn't hear that. Tap microphone to. Didn't hear that. Tap microphone to. Coiling of DNA to form chromosome. इस चीज को देखो कि कैसे ये कोआइल होता है और क्रोमोसोम कैसे बनते हैं. लेट अस सी. ये क्या चीज दिखाई जा रही है? क्या यही डीएनए? ये देखो ऐसे होता है. अच्छा, बीच में आपको बेसिस दिख रहे हैं और शुगर है. ये इसके ऊपर हिस्टोन आ गया. इसको पैक करने घुमाने के लिए देखो कॉइल कर रहा है कि नहीं. किसी चीज को जैसे धागे को मोड़ो तो कॉइल हो जाती है. कॉइल का मतलब तुम धागे को मोड़ो तो क्या घूमने नहीं लगता है. वही चीज है. ये देखो अब मिल मिल के गुड़मुड़ हो रहा है. इसकी वजह से ऐसे ऐसे और कॉइलिंग हो रहा है. और कॉइल हो गए. देखो वो उतने सारे कॉइल हो. 4 बार कॉइल हुआ है क्रोमोसोम में. एक बार में नहीं करना. आप देख रहे हो अभी और कॉइल हो रहा है. अब फिर से हो गया. देखा 4 बार हुआ है. एक धागा मोड़ के मोटा धागा वो भी मुड़ा और मोटा धागा अब और मुड़ा. देखना यार लास्ट में इतना मोटा बन गया. अभी भी कॉइल हो रहा है. इतना सारा 1 लाख गुना बढ़ा करके दिखाया है. और अब क्या बन गया ये क्रोमोसोम है. ये एक्चुअल क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियस में सेल के अंदर दिखाया है. समझ में आया नहीं? ये सब एक्चुअल फिगर है. दिख रहा है ना आपको क्रोमोसोम बहुत सारे. अब देखो इस तरीके से ये चीज हम बाद में भी समझाएंगे कि ये हो क्या है. अभी नहीं समझाएंगे. लेकिन क्रोमोसोम दिख है ना आपको. अब जरा देखो कि ये देखो सेल का डिवीजन तक दिखाती है. कितनी बड़ी बात है. हमने बताया था ना जब क्रोमोसोम बनता है तो सेल डिवाइड होता है. क्योंकि आधा आधा हो गया. आधा उसको मिल गया आधा इसको मिल गया. ये देखो ये यहाँ देखे थोड़ा सा आपको दिखाएं. यहाँ तक पहुँच गए थे. यहाँ पहुँच गए. ये चीज देखो जरा क्या हो रहा है. क्रोमोसोम बन गए. अब आधा आधा क्रोमोसोम दोनों तरफ जा रहा है. चेक करो जरा. सेल डिवाइड होने के लिए क्या होगा. आधा उधर जा रहा है और आधा इधर. इसको वो जो हमने कहा था ना सेंट्रियोल खींच रहा है. आधा इधर खींच लिया आधा. सेंट्रियोल का यही काम है आधे को पकड़ के खींच लेता है. अब फिर 2 अलग अलग हो गए कि नहीं. अब हम देखेंगे कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बने. इसको जरा देखो. दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ डीएनए एंड रेप्लिकेशन. ये देखो ये मार्केट में हमसे ज्यादा एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाए तो 2 जिससे भी हमारे नाम के बारे में पता है एक ही बात. अगर मान लो एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बनी है तो धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के चाहिए. एक मुकेश अंबानी देगा मुकेश और अनिल. तो एक बाप के 2 बेटे होंगे तो अपने आप आधा हो जाएगा. तो यही चीज है. तो इसी तरीके से एक डीएनए से अगर 2 डीएनए बन जाए तो क्या आधा उसको दे देगा आधा इसको. 2 क्रोमोसोम भी बन जाएंगे. तो पहली बात तो अगर 2 बॉस होंगे तभी तो फैक्ट्री के 2 डिवीजन होंगे. तो अब हम देख रहे हैं कि ये डीएनए का स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल डीएनए इनटू 2 सिमिलर डीएनए इज कॉल्ड इसको क्या कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. इसका क्या नाम है. अब हम जो वीडियो एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना ही रेप्लिकेशन है. अगर वो अलग अलग हो गए तो फिर बाकी घर के बर्तन क्रोमोसोम कहेंगे आधे तुम लो आधे हम लेते हैं. आधे गार्जी तुम लो आधे तुम लो. तो बंटवारा होगा तभी तो होगा ना. 2 बॉस होने चाहिए नहीं सेंटर के. तो वो बॉस देखो कैसे बना. ये देखो Cell division. In organisms, all the cell contain double the number of cells that is made up of the ये strand. सही नहीं देखो. And wherever there is a C, it will be equal to the G. If you are हाँ, familiar with the वो structure एक्चुअल था. then take a अब look हम at this. देखेंगे During DNA replication, the double helix In this animation, we'll see the loop of DNA and protein is called a nucleus. यहाँ देखो DNA polymerase. ये आ
इस पे आ गए। Cells divide when the two यहाँ तक देख लिया था, ये चीज है देखो उसी का डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा ये डीएनए है, अच्छा डीएनए को ये तोड़ रहा है, ये स्ट्रिप है मतलब तोड़ने कैंची है, ये अलग अलग कर लिया। तो अगर उधर एडेनिन है तो इधर क्या हुआ बोलो, तोड़ता जा रहा है कि नहीं, ये देखो आधा आधा हो गया। अच्छा क्या तुमको ये लग रहा है कि बाहर में बहुत सारे ये हवा में बहुत सारे एडेनिन गुआनिन और अलग अलग बेसेस हवा में तैर रहे हैं, येलो कलर को फॉस्फेट कहते हैं। तो जब हमने यहाँ देखो डीएनए को तोड़ दिया, ये भी टूट जाएगा। ये देखो ये डीएनए है, तो डीएनए में अगर ये मुझे बताओ यहाँ ए है तो उसके सामने क्या होगा, टी और सी के सामने जी जी। अब मान लो यहाँ ए टी और ये सी है, तो इसके सामने क्या, ए के सामने एडेनिन के सामने हमेशा क्या होता है, थाइमिन और साइटोसिन के सामने गुआनिन होता है। और मान लो ये ऐसे टूट गया तो यहाँ ए आ गया, ये टी आ गया, ये जी आ गया, तो ए के सामने यहाँ क्या रहेगा बोलो, टी और टी के सामने और ये जी सी। अच्छा बताओ ए का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, और टी का देख लो यहाँ देखो। अच्छा बोलो टी का कैसा होगा, नुकीला, और इसका कैसा होगा, कॉनकेव, ऐसे अंदर धंसा हुआ। जी कैसा होता है, कैसे गोल, और सी कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं। यहाँ बहुत सारे बेस तैर रहे हैं, ये जी तैर रहा है, ये क्या तैर रहा है, सी भी तैर रहा है क्या, और इसके अलावा शुगर भी तैर रहे हैं, और क्या तैर रहे हैं, क्या PO4 माइनस बोन बनाने के लिए, बैकबोन बनाने के लिए। तो जैसे ये टूटा, इसके टूटने के बाद मान लीजिए ए भी यहाँ पर है, तो खटखट 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 आके इसके पास क्या वो करेंगे, ये कहेंगे अच्छा अच्छा रुको रुको मैं तुम्हारे पास टी लेके आए, यहाँ से हवा में तैर रहे हैं सब, किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये टी इसके पास आ गया और पीछे से कहा आ जाओ एक बेस तुम भी आओ, मेरे पीछे लग जाओ, समझ आई बात की नहीं। तो ये तो जो ए है उसके साथ टी लगाओ, इस टी के साथ क्या लगा बोलो, ए लग गया। तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल नहीं बन गए, बिल्कुल एक जैसा हो रहा है कि नहीं। और मान लो यहाँ पे अगर सी था और फिर सी के सामने यहाँ क्या रहेगा, ये तो सी कैसा होता है देखो जरा यहाँ, क्या सी ऐसा होता है, तो सी के लिए कौन आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा क्या। अब बोलेगा जरा तुम भी शुगर आओ जरा, फॉस्फेट आओ जरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, जी आ गया। और ये भी है, फिर कॉइलिंग तो बाद में हो ही जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो कैंची से काट रहा है, आप देख रहे हैं कॉइलिंग। एक होता है स्ट्रिपेज, जो स्ट्रिप जानते हो कैंची से काटना, और ग्लूएज या पॉलीमरेज वो जोड़ देगा। तो कॉइलिंग क्यों करता है? कॉइलिंग एक स्ट्रक्चर है, जैसे धागे को मोड़ो तो फिर एक हेलिक्स बनेगा, फिर और मोड़ो तो और गुथेगा, उसको तुम्हें क्रोमोसोम में बनाना है, अल्टीमेटली कंडेंस करना ना। कॉइलिंग नहीं करोगे तो धागा सब उलझ जाएगा, और अगर कॉइल्ड होगा तो आराम से एक तरफ से खोलते चले जाओ, फिर वो नहीं है अरेंजमेंट है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे बोलो जी के साथ कौन आएगा, जी कैसा है, तो सी आ गया, तो बोलो वही चीज़ बन गई कि नहीं। यस सर, सिर्फ दो पार्ट में क्या दोनों सेम सेम लग रहे हैं। अब आप ये देखिए व्हाट डज इट मीन बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दैट इज, यहाँ पर अब फिर से वही चीज़ आप यहाँ देखो कि हमने जो बताई है क्या है। देखो ये पीछे से आ रहा है और जोड़ते चला गया। ज़्यादा एंड के बारे में हमें नहीं देखना है, कि और जरा देखें अगर डिटेल में। First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down the DNA. पर सर ये साइटोसिन वगैरह ऊपर कैसे उड़ने लगे? ये सब हवा में रहते हैं, वो लिक्विड में अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट होता है क्या, न्यूक्लियस। Our genetic code, or DNA, is directed, controlled, and regulated by epigenetic factors that surround and scaffold DNA in order to orchestrate the cellular mechanisms of life. हाँ, अब इसे ध्यान से देखो। The epigenome is the collection of DNA, RNA, proteins, and तो regulated by epigenetic ये factors डीएनए that surround एक and स्टोन scaffold के चारों तरफ DNA लपेटे in हुए order to हैं, ये orchestrate प्रोटीन the है, cellular और फिर mechanisms of life. और लपेगा तो क्या बन गया, The epigenome is the क्रोमोसोम बन गया कि collection of नहीं। DNA, देखो ये लपटता जा रहा RNA, है। proteins, क्या जो and लिपिड रहा है chemical वो भी coiled है। modifications that alter gene expression अभी without देखो ये सब changing लिपिड genetic रहा है धीरे code. धीरे,
और ये इनकी क्वालिटी Discovery research in ये epigenetic देखो फिर बाद में क्या बन गया machinery model changes the electrochemical charge of the histone oxymethyl group development and differentiation and can respond to environmental changes. How replication of DNA takes place in layman's language. So ये देखो इस चीज को देखें. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize. Can only add a nucleotide क्या आप इसमें polymerase देख रहे हो? called a एडेनिन गुआनिन. protease. Only add a ऐसा दिखाया जा रहा है. nucleotide to the 3' C के साथ क्या end जुड़ा? of a pre-existing chain of और A के nucleotides, साथ and it cannot initiate a ऐसे ही और nucleotide पीछे chain. बैकबोन देख रहे हो? शुगर और Therefore, फॉस्फेट an की जरा ये देखो. DNA इससे ज्यादा polymerase आपको नहीं 3 देखना, बस इतना ही समझना है. बोलो C के साथ क्या जुड़ा है? जी। और A के साथ T. और ये है शुगर और ये है फॉस्फेट. शुगर फॉस्फेट चलता चला जा रहा है. ये अभी तो यही चीज समझ में आ गई ना. तो इतना समझना है ताकि आपको लास्ट में बताएंगे. चलिए. तो व्हाट डज इट मीन बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? डीएनए खुद क्या है? क्या ये जेनेटिक मटेरियल है? व्हाट डज इट मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? Yes, the genetic material is the material within the nucleus which is responsible for transferring traits from parents to offspring. Repeat करो. The genetic material in the nucleus is the gene which is responsible for transferring the characteristics from parents to their offspring. Repeat करो. Genetic material is the material which Transfers. gene. जेनेटिक मटेरियल ये जीन ही है. बहुत सारे जीन को तो जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं ना. उसी से सुना पड़ा. ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Which transfer characteristics of the parents to offspring. चल अब हम कुछ डेफिनेशन लिखें इससे संबंधित. फिर आगे बढ़ेंगे. नाउ लिखिए जेनेटिक मटेरियल. So it is the material present in nucleus in form of genetic material. कुछ नहीं है, ये डीएनए ही है. जब कॉइल हो जाए तो उसके पार्ट को जीन कह दो. लंबे जीन डीएनए को जीन कह दो. ठीक है. इन फॉर्म ऑफ डीएनए which transfers. नोएल सेंटेंस कंप्लीट करो. बोलो. Characteristics from parents to their offspring. कैरेक्टरिस्टिक्स. आप नोएल पूरा नहीं कर पाए सेंटेंस. From तो पहले बोल दिया करो. पेरेंट्स टू ऑफ. बोलो बात समझ में आ गई. अब देखिए डीएनए क्या है. डीएनए इज डबल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर. अगर एक लाइन में लिखना हो तो डीएनए क्या है? डीएनए इट इज डबल स्ट्रैंडेड. दो धागे होते हैं. दो धागे. स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? धागा. डबल स्टैंडर्ड. और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर. अगर आप कॉइल्ड ना लिखना चाहो तो हेलिकल भी लिख सकते हो. इन दोनों में से सिर्फ एक ही लिखना है जो आपको दोनों लिखे तो भी चलेगा. चल जाएगा. स्ट्रक्चर. ठीक है. डबल स्टैंडर्ड कॉइल्ड. इट इज. इट कंटेन्स. इसमें क्या है बोलो? जेनेटिक मटेरियल. मटेरियल. इसमें डबल स्टैंडर्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स फुल फॉर्म इज. इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सी यानी उसमें से ऑक्सीजन निकल गया है. और राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो यहाँ शुगर का नाम है. राइबोस शुगर. डीऑक्सी राइबोस शुगर है. और ये न्यूक्लिक एसिड में 4 बेस हैं.
और प्लस फॉस्फेट। समझ में आ गई? ये चीज आगे देख लेंगे, लेकिन इसी के नाम पे बना। ओके, तो अब क्रोमोसोम को डिफाइन करिए श्रेया। इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या है? इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सर डबल की बात क्या लिखा है? डबल कॉइल्ड, मतलब डबल स्ट्रैंडेड, दो धागे। स्ट्रैंड जानते हो? डबल स्ट्रैंडेड कॉइल स्ट्रैंड। इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, लुक्स लाइक एक्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। लुक्स लाइक एक्स। हाँ बोलो। वो वाई नहीं है, वो 23rd क्रोमोसोम एक्स या वाई होगा, उसका नाम है। बाकी इसका शेप कैसा, वो जो तुम कह रहे हो ना कि हम लोगों में जो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड होता है, वो तो एक उसका नाम है, सिर्फ एक्स वाई की जगह कहो एक्स जेड कोई बोल दे। ये शेप के बाद हाँ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इतनी बात समझ में आ गई कि क्रोमोसोम क्या होता है। ह्यूमन न्यूक्लियस कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन nucleus contains 23 pair of chromosome. Now अब देखिए, डिफाइन जेनेटिक मटेरियल। और जीन हमने लिखा है कि नहीं कहीं? जीन भी लिखो। सो ए लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन वन कैरेक्टर विद इन, चाहे उसे क्वाइल्ड कर दो तो क्रोमोसोम का हिस्सा हो जाए। अब खुला है तो डीएनए ना, क्या लिखे हैं? जीन क्या है? अ लॉन्ग स्ट्रैंड, लंबा धागा। A long strand of DNA which क्या करता होगा? Determine one character of us. One character in us, उसको जीन कहेंगे। What does it mean by chromatin? बोलो दीजिए, क्रोमाटिन क्या है? इंटेंगल्ड, उलझा हुआ, इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रोमाटिन। अभी देखा ना, उलझे हुए। इंटेंगल्ड का क्या मतलब होता है? इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमाटिन। क्रोमाटिन वर्ड आपकी बुक में है, न्यूक्लियस में यही सब पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल लिखो, फिर जीन लिखो, देन क्रोमाटिन, डीएनए और क्रोमोसोम। सो राइट 4 bases of which DNA is made. Backbone of DNA is made of. DNA is made of what material? दो क्वेश्चन करके दिखाइए। नोएल, आपकी फीस जमा होंगी। क्रोमाटिन में इंटेंगल्ड, उलझे हुए। इंटेंगल्ड का क्या मतलब होता है? कोई चीज उलझी हो। दे दिया लो, ये
नोट कर लिया? कहाँ तक किया बताओ? कर लो, थोड़ा रुक जाइए। आप लोग मेरे ग्रुप में जाएंगे? हम तो बार बार मैसेज भेजा, फिर से अभी दिखाते हैं। अभी इसमें है, आप फिर से नंबर दे दो। आप ज्वाइन ही नहीं करती, हम तो बार बार। नहीं, कोई मैसेज ही नहीं है। तो फिर आपने फ़ोन नंबर गलत दिया, फिर से दीजिए। 2 बार तो मैंने कर दिया, थोड़ा नंबर साफ साफ लिखना। हो गया नोट? श्रेया नोट कर लिया? अच्छा, और किसी का तो नहीं? लाइए। एक ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम 23 पेयर्स। पेयर जो स्पर्म होगा या एग होगा उसमें 23 होगा। अब पूरी बॉडी के हर सेल में 23 पेयर। समझ में आया? तो मतलब जाइगोट में 46 46 में आधा में पेरेंट माँ से मिला रहा था। तो सर 46 तो हाँ? तो हम लोग बाइसेक्सुअल उससे नहीं लेना देना। बाइसेक्सुअल जैसे आपको मालूम है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये बाइसेक्सुअल, ये हैं hermaphrodite। इनमें मेल भी है, फीमेल भी है, एक ही है। हम लोगों का उससे लेना देना। हम लोग या तो आइदर मेल है या फीमेल है। चलो स्टार्ट कर दो। मैथ्स में ना 2.3 आएगा और जो आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी का एक पार्ट हम लेंगे, दूसरा तुमको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बनाना। 2.3 तक ही आएगा, वो जो क्यूब तक के फैक्टराइजेशन है ना। साइंस में ये वाले चैप्टर पूरा नहीं, जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा। नहीं तक आएगा। जो बोर्ड पे लिखा है आप पुराना PDF उठा के देख लेना। जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? If plasma membrane covers nucleus, then it is called nuclear membrane. And plasma membrane which covers cell, उसे क्या कहेंगे? हाँ, plasma membrane तो कुछ किसकी बनी होती है? It is made of protein and lipid. प्रोटीन श्रेया कहाँ बनता है? राइबोसोम बनाता है, लेकिन किस सरफेस पे बनाता है? बोलो। रफ एंडोप्लाज्मिक। और लिपिड कहाँ बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ। अभी आप में वो धार नहीं रही जो 2-3 दिन पहले वाली, कई चीजें गलत बता रहे हैं। सो दैट इज इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इफ
इट सराउंड्स, अगर ये कवर करती है न्यूक्लियस को तो अमन उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप और देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Whenever I have ice cream, हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग। हाँ हेलो, बोलो बेटा। बारिश तेज हो रही, अभी देखना। अभी तो यहाँ तेज नहीं हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं 10 आने से पहले बता दूंगा, ठीक है? थोड़ी देर ही होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 मिनट में मैं मैसेज करता हूँ, थोड़ा 5 मिनट लेट ही हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो थोड़ा वेट कर लो। ना इफ इट कवर न्यूक्लियस तो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर Envelope. एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस सर। Yes, sir. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ श्रेया, इफ इट कवर्स सेल तो इसे क्या कहेंगे? Cell membrane. यस, इफ इट कवर्स सेल। तो अमन ये बताओ प्रोटीन कहाँ बनता है और लिपिड, इन दोनों की पैकिंग कहाँ होती है? लाइसोसोम क्या करता है? रुक जाओ, डाइजेस्ट। रुक जाओ। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इफ सेल क्या होगा, मान लीजिए रप्चर्स फट जाए तो ऐसे केस में क्या होगा? ये एक्सप्लोड कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ देगा और अपनी सेल को क्या करेगा? खा जाएगा। चल, सो इफ इट कवर्स सेल देन इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। Then it is called cell membrane. Cell membrane. It is selectively permeable membrane. ये कैसी है? Selectively permeable membrane, which allows certain things to pass through it and does not allow other things to pass through it. तो ये कुछ को तो आने देती है। अगर आप देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो डबल लेयर्ड है ऐसी। ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसा, इसके अंदर सेल होगी, कितना सारा पहले रहती है। तो अभी इसका वीडियो दिखा देंगे आपको, ये समझ में आया ना? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक ऊपर की लेयर दिखे, नीचे नहीं दिखे, बीच में धागे डाले, देखो डबल लेयर, एक ऊपर की लेयर, एक नीचे, और बीच में से ऐसे। तो ये इसमें देखिए ऐसा, ये है एक नीचे की लेयर, एक ऊपर की, ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे एक लेयर ऊपर एक नीचे। यहाँ ये अटैच करेगा, ये जो अलग से बटन टाइप दिख रहा है, तो ऊपर से अटैच कर ठक से पलट जाएगा और अंदर देके फिर से सीधा। ये जो दिख रहा है ना शुगर, ये ऊपर जैसे किसी चीज को बाइंड किए, चीज को या वाटर को टक से बदला, फिर ऊपर। समझ आई बात की नहीं? तो जैसे एक है उसमें बीच बीच में कुछ रिसेप्टर्स हैं, तो बाहर से सामान लिए उसको देखो। So it allows certain things to pass through it and does not allow other things to pass through it. It allows, सही है, SPM भी कहते हैं, certain material to pass through it and does not allow other materials to pass through it. तो ये क्या करता है, जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है
ये न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, बाहर से आएगा ना सेल से, तो ये सब ले लेगा। अब कुछ चीज़ों को नहीं भी आने देगा। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे सेल किसी चीज़ को आने देता है। वाटर मूव्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ यस, तो वाटर moves through The movement of water through high concentration. semi permeable membrane by process of osmosis। अमन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताइए। The movement of water from higher concentration to low concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis. Yes, the movement of water from higher concentration to Lower concentration. the movement of water from higher concentration to lower concentration through इसके द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, ये तो हमने बता दिया वाटर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से दूसरी तरफ जाएगा, अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर आ जाएगा। लेकिन गैसेस कैसे पास होती हैं सेमी परमेबल के थ्रू? डिफ्यूजन, उसके लिए उसको कोई बंदिश नहीं है। जैसे जेल की सलाखों के लिए, मच्छर के लिए कोई सलाखें हैं, वो तो फ्रीली आ जा सकते हैं, उनके लिए क्या है, मच्छरों के लिए। तो वैसे गैसेस इतने छोटे हैं कि उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आने जाने से नहीं रोक सकता। सो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस बता। गैसेस अभी बताया नहीं, इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी तुम ऑस्मोसिस फिर क्या सुनते हो? गैसियस एक्सचेंज takes place, gaseous exchange takes place, ठीक है, Through between cell and surrounding, किस प्रोसेस के द्वारा? diffusion. And surrounding by diffusion. What does it mean by diffusion, Aman? The movement of gas from higher concentration to lower concentration. The movement of gases Gases from higher concentration to lower concentration. या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कह सकते हो, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग तो फर्स्ट चैप्टर में था। ये भी कह सकते हो कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये चीज हो गया। अब इसमें तीन चीजें हैं, दैट इज हमारे पास, जब मैं ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूँ तो सेल में बी केप्ट इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। एक है आइसोटोनिक मीडियम, एक हाइपोटोनिक मीडियम और एक है हाइपरटेनिक मीडियम। तो सेल मान लो कहीं पर है, बाहर पानी होगा या क्या होगा पता नहीं, तो सेल में बी kept in any of 3 medium। Isotonic, hypotonic, hypertonic. तो पहला है आइसोटोनिक मीडियम, लिखो या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज सेम एज आउटसाइड द सेल। सो वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, वाटर कंसंट्रेशन outside the cell is same as inside the cell. In this case, Such solution is called isotonic. ऐसा होता है। In this case, no net movement of water takes place and cell maintain its shape। उसका shape change होगा कुछ, shape and size maintain करना है। In this case, no Net movement. movement of water Take place. place and there is no change in shape and size, no change in size of cell। अच्छा, दूसरी चीज क्या है सुहाना? दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बताओ सुहाना। Then the concentration of water
हाँ, if concentration of water outside the cell is more, तो उत्कर्ष फिर क्या होगा? सर तो आउटसाइड से इनसाइड को जाएगा वाटर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? और स्वेल हो जाएगा। Swell up or exploded. Hemolysis. It is called, सही कह रहे हो, it is called hypotonic solution. And the cell what swells up or explodes. And water moves from outside to inside cell. And water moves from आउटसाइड टू इनसाइड outside to थ्रू एसपीएम। inside cell through SPM. Cell swells up. Or may explode. या टर्जर हो जाएगा, swells up. This is called hemolysis. This is called hemolysis. Swelling of cell when it is kept in hypotonic solution is called hemolysis. ऐसे लिखना। Now what does it mean by hypertonic? Hypertonic, मैं बोलो। Sir, if water concentration is less outside the cell than inside the cell. If water concentration Outside the cell outside the cell is less than inside. is less than inside, then it is via outer solution. It is called hypertonic solution. Now water moves from inside to outside. ड्राइड ऑफ द सेल। Now water moves from inside to outside. And cell shrinks. Up. देखो ये swells up होता है, shrinks down. Sinks down. ठीक है, this is called Plasmolysis. इतना ही रखें। ओके, Good evening. गुड इवनिंग। बारिश तो नहीं हो रही ना? Sir, मौसम अच्छा गुड इवनिंग सर। नहीं सर गुंजा पैचेस तक आएगा साइंस में गुंजा पैचेस तक और मैथ्स में 2.3 साइंस में कहाँ तक?